वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक ट्यूलिप सीरीज की जो है वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो लेसन है द सरमन एट बनारस, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने उसे कवर किया। तो आज के लेक्चर में हम जो इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वही कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको मैं समझाऊंगा और इसके साथ साथ इसके आंसर्स भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इसके क्वेश्चंस के आंसर जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये है व्हाट इज अ सरमन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर। इसका मतलब होता है कि सरमन क्या है। सरमन जो एक रिलीजियस स्पीच होती है उसी के बारे में पूछा है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर, एक लेक्चर से ये कैसे मुख्तलिफ होती है, यानी सरमन लेक्चर से कैसे मुख्तलिफ है और सरमन है क्या। तो इस सवाल में हमसे यही पूछा गया है। तो आइए अब हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अ सरमन इज ए, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो है अ सरमन इज अ रिलीजियस डिस्कोर्स और स्पीच delivered by a spiritual or religious leader, typically during a religious service, aimed at providing moral guidance or religious instruction. A sermon is a religious discourse delivered by a spiritual or religious leader. यानी सरमन एक मजहबी तकरीर होती है या बातचीत होती है जिसे एक मजहबी या रूहानी रहनुमा डिलीवर करता है। टिपिकली ड्यूरिंग ए रिलीजियस सर्विस, यानी खास तौर पर रिलीजियस सर्विस के दौरान, यानी मजहबी खिदमत के दौरान इसे डिलीवर किया जाता है स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर की तरफ से। एम्ड एट प्रोवाइडिंग मॉरल गाइडेंस, और इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि ये हमें मॉरल गाइडेंस या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मुहैया करता है। मॉरल गाइडेंस मीन्स इखलाकी रहनुमाई या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मजहबी हिदायत। A lecture on the other hand is a formal talk on a subject, और दूसरी तरफ जो लेक्चर होता है ये एक फॉर्मल टॉक होती है किसी भी सब्जेक्ट पर। टिपिकली गिवन टू एन ऑडियंस, यानी किसी भी ऑडियंस को ये दी जाती है, और एक क्लास फॉर एजुकेशनल पर्पस, या किसी भी क्लास को दी जाती है एजुकेशनल पर्पस के लिए, यानी तालीमी मकसद के लिए। लेक्चर्स आर जनरली मोर एकेडमिक, जो लेक्चर्स होते हैं ये ज्यादा एकेडमिक होते हैं, फोकसिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, और ये फोकस करते हैं नॉलेज की डिस्ट्रीब्यूशन पर या इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी इनसे नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होती है और इंफॉर्मेशन। एंड आर ऑफन लेस कंसर्नड विद मॉरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस, और मॉरल या स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ ये बहुत कम जुड़े हुए होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन हर सन डाइज, किसा गोटामी goes from house to house, what does she asks for, does she get it, why not। यानी यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है, सवाल समझना बहुत जरूरी है। जब आपको सवाल समझ आ जाएगा तो तभी आप उसका सही जवाब दे पाओगे। When her son dies, जब उसका बेटा मर जाता है, किसा गोतामी goes from house to house, किसा गोतामी घर घर जाती है। What does she asks for, और वहां पे वो क्या पूछती है, यानी लोगों से क्या मांगती है। Does she get it, यानी जो वो मांगती है क्या वो हासिल कर पाती है। Why not, अगर नहीं कर पाती है तो क्यों नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है when her son died, किसा गोतामी went from house to house, यानी जब उसका बेटा मरा तो किसा गोतामी घर घर गई। In her grief, she carried her son's dead body in arms and went from house to house, यानी अपने ग्रीफ में, अपने गम में उसने अपने बेटे की जो उसका मुर्दा जिस्म था उसको अपने बाजू में उठाया और घर घर गई। आस्किंग फॉर मेडिसिन दैट कुड क्योर हर चाइल्ड, यानी वो वहां पे उसने क्या मांगा, मेडिसिन मांगी, दवाई मांगी जो उसके बच्चे का इलाज कर सके। बट नोबडी कुड हेल्प हर, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सिंस हर सन वाज डेड, क्योंकि उसका बेटा मरा हुआ था, और मरे हुए लोगों को जब हम दवाई देते हैं तो उन पे कोई उसका असर नहीं होता है, और ऐसी दवाई किसी के पास भी नहीं है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके। इट wasn't possible for anyone to give her medicine, यानी ये किसी भी के लिए मुमकिन नहीं था कि वो उसे दवाई दे। एंड ब्रिंग द डेड पर्सन बैक टू लाइफ, और किसी भी मुर्दा शख्स को जिंदगी में वापस लाए, यानी ये किसी भी के लिए मुमकिन नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है किसा गोटामी अगेन goes from house to house after she speaks with the Buddha. यानी इसका मतलब है कि जब किसा गोतामी ने बुद्धा के साथ बात की तो फिर वो घर घर गई, यानी दोबारा वो घर घर गई. What does she ask us for the second time around? यानी दूसरी मर्तबा या दूसरे वक्त उसने लोगों से क्या मांगा? Does she get it? यानी जो उसने मांगा दूसरी मर्तबा क्या उसने हासिल किया? अगर नहीं किया, why not? क्यों नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है after speaking with Buddha, Kisa Gotami goes from house to house asking for mustard seeds from a household where no one has ever died. यानी बुद्धा के साथ बात करने के बाद, आफ्टर स्पीकिंग विद द बुद्धा, यानी बुद्ध के साथ बातचीत करने के बाद किसा गोतामी घर घर जाती है आस्किंग फॉर मस्टर्ड सीड्स, और वहां पे वो सरसों के दाने मांगती है. फ्रॉम हाउस होल्ड वेयर नो वन हैज एवर डाइड, एक ऐसे घर से जहां पे कोई कभी भी न मरा हो. शी डजंट गेट इट, वो उसे वहां से हासिल नहीं कर पाती है. बिकॉज एवरी हाउस होल्ड शी विजिट्स हैज एक्सपीरियंस्ड द डेथ ऑफ अ बिलव्ड वन, यानी वो जिस भी घर में विजिट करती है, जिस भी घर में वो जाती है, वहां पे हर किसी ने अपना प्यारा खोया हुआ होता है, यानी अपना कोई ना कोई प्यारा वहां पे उन्होंने खोया हुआ होता है. दिस रियलाइजेशन हेल्प्स हर टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज अ नेचुरल एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ. ये एहसास उसको मदद करता है ये बात समझने में कि जो डेथ है ये नेचुरल है और ये जिंदगी का एक हिस्सा है जिससे कोई भी फरामोश नहीं कर सकता है. तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज किसा गोटामी अंडरस्टैंड सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? वाज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड? यानी इसका मतलब है कि किसा गोतामी दूसरी बार क्या समझती है? क्या वो पहली बार समझने में नाकाम रही? क्या महात्मा बुद्ध उसे समझाना चाहते थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है द सेकंड टाइम किसा गोटामी अंडरस्टैंड्स दैट डेथ इज ए कॉमन एंड इनएविटेबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. यानी दूसरी मर्तबा किसा गोटामी ये समझती है कि मौत सबके लिए आम है, यानी सब पे मौत आनी है और सब जिंदा चीजों को इसका मजा चखना है. एंड दैट हर ग्रीफ और हर सन्स डेथ इज नॉट यूनिक, यानी दूसरी मर्तबा वो ये भी समझती है कि उसके बेटे की मौत पर उसका जो गम है वो यूनिक नहीं है. This understanding of the universality of death was precisely what the Buddha wanted her to realize, that life is impermanent and that clinging to the idea of permanence causes sufferings. यानी जो मौत के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि पूरी यूनिवर्स में जो भी जिंदा चीजें हैं उन्हें मौत आनी है एक न एक दिन, और जो बुद्धा था इसको यही रियलाइज कराना चाहता था कि जो जिंदगी है ये टेम्पररी है, ये इम्परमानेंट है. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू यू थिंक किसा गोतामी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम? इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? यानी आपके ख्याल में किसा गोतामी ने ये बात सिर्फ दूसरी बार क्यों समझी? इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और किस तरीके से बुद्धा ने इसकी सोच को तब्दील किया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है किसा गोतामी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम बिकॉज हर ग्रीफ हैड इनिशियली ब्लाइंडेड टू हर दैट रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ. यानी किसा गोतामी ने सिर्फ दूसरी बार ही समझा क्योंकि पहले जो उसका गम था उसने उससे जिंदगी और मौत की हकीकत के बारे में अंधा कर दिया था. द बुद्धा generally guided her to this understanding by setting her on a request that led to her realization. और जो बुद्धा था उसने बड़े शरीफ अंदाज में उसने उसकी मदद की, उसने उसकी रहबरी की ताकि उसकी जो सोच है वो तब्दील हो सके और उसे जिंदगी के बारे में एहसास हो. By asking her to bring mustard seeds from a household where no one ever died. और जो उसकी जो रिक्वेस्ट उसने उसको की वो ये रिक्वेस्ट थी कि उसने उससे कहा कि आप किसी एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लाओ, यानी आप किसी एक ऐसे घर से आप सरसों के दाने लाओ जहां पर कभी भी कोई न मरा हो. He helped her to understand that reality of life and death. उसने उसकी मदद की ताकि वो जिंदगी और मौत की हकीकत को समझ सके. This experiential realization had a profound impact on her. और यानी किसा गोतामी को ये एहसास एक तजुर्बे के जरिए मिला. उसने तजुर्बा किया, वो घर घर गई
और उसने पूछा क्या यहाँ पे कोई मरा है या नहीं, तो वहां पे कोई ना कोई वहां पे मरा हुआ था। तो जो ये एहसास है ये इसको तजुर्बे के जरिए से मिला, दैट तभी इसको एक्सपीरियंशियल कहा गया है। दिस एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, इस एहसास का इस पे बहुत गहरा असर हुआ। चेंजिंग हर प्रोस्पेक्टिव ऑन लाइफ एंड डेथ, और जो मौत और जिंदगी पे उसका जो प्रोस्पेक्टिव था, जो उसका नुक्ता नजर था, वो तब्दील हो गया। तब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विद किसा गोदामी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? यानी आप आमतौर पर सेल्फिशनेस के आइडिया के बारे में क्या समझते हो? सेल्फिशनेस बोलते हैं खुद गर्जी को। डू यू एग्री विद, यानी जो खुद के ही बारे में सोचे। डू यू एग्री विद किसा गोटामी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आप ये मानते हो कि किसा गोतामी जो है वो सेल्फिश थी, यानी वो खुद गर्ज थी अपने गम में? तो इसका आंसर है, selfishness is usually understood as placing one's own needs, desires, or interests above those of others, often at the expense of others' well-being. यानी खुद गर्जी को आमतौर पर अपनी जरूरियात, ख्वाहिशात और मफादात को दूसरे के ऊपर रखने के तौर पर समझा जाता है। In Kissa Gotami's case, her grief was so intense that it led her to focus solely on her own loss and pain, to the exclusion of understanding the broader reality of life and death. किसा गोतामी के मामले में उसका गम इतना शदीद था कि उसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपने नुकसान पर तवज्जो मरकूज करने लगी, दर्द, जिंदगी और मौत की वसी हकीकत को समझने के अलावा। In this sense, her grief could be seen beyond her sorrow to the universal truth of impermanence. यानी जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सबको मरना है, उसके बावजूद जो उसका गम था वो बिल्कुल दिखाई देता था। She was not selfish in a malicious way. यानी उसका सेल्फिश होना बदनीयती पर मबनी नहीं था, but rather in a way that is common to those who are deeply grieving. यानी इसके बरक्स जो उसका गम था वो आम था, जैसे कि आम लोगों का गम होता है जब उनका कोई प्यारा गुजर जाता है तो वो उसमें डीपली यानी गहरे तौर पे वो गम मनाते हैं। बट बुद्धा's teaching helped her to move beyond this narrow focus to the broader understanding of life. यानी बुद्धा की टीचिंग ने उसकी मदद की कि वो जो तंग नजरिया था जिंदगी के बारे में, वो उससे निकलकर एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंग्वेज वर्क आपके साथ डिस्कस करेंगे, यानी मॉडल एक्सिलरीज। ये मॉडल एक्सिलरीज अक्सर आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। हम इसको डिटेल से हम इस पे बातचीत करेंगे। आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।